अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे ऐ वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र की मूल भावना के साथ इस विशेष बल यानी एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी। आज हमारे साथ है एनडीआरएफ के उत्तर प्रदेश यूनिट के प्रमुख श्री मनोज कुमार शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे कि एनडीआरएफ हमें आपको आपदाओं से सुरक्षित रखने में किस प्रकार अपना योगदान कर रही है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि एनडीआरएफ है क्या और ये कैसे कार्य करता है। सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को अपनी तरफ से सादर अभिवादन करना चाहूंगा। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सुना है। जैसा कि आप सबके श्रोता और आप सब लोग मीडिया में अक्सर नारंगी रंग की डांगरी में एनडीआरएफ के सदस्यों को देखते होंगे। तो जो एनडीआरएफ है हमारी, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी हिंदी में हम इसको राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। के पीछे बनाने का उद्देश्य ये था कि विगत वर्षों में काफी बड़ी बड़ी आपदाएं हमारे देश ने झेली थी, जिसमें 1999 का उड़ीसा का तूफान था। सन 2001 में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन गुजरात में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। और आपको ध्यान होगा कि 2004 में काफी वर्ष पहले एक सुनामी भी आई थी, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर जानहानि हुई थी। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था 2005 में, और उसके फलस्वरूप 2006 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की स्थापना हुई। अब मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा ये काम कैसे करती है। तो शुरू में हमारी 8 बटालियन थी, आज की तारीख में ये बढ़कर 16 बटालियन हो चुकी हैं। तो जो पूरा भारतवर्ष है उसको 16 हिस्सों में बांट दिया गया है। और उन्हीं के दौरान जैसे कि मेरी जो बटालियन है उसकी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के 42 जिलों की है, और उत्तर प्रदेश में एक बटालियन और है जो गाजियाबाद में जिसका मुख्यालय है, उसकी जिम्मेवारी 33 जिलों में है। मनोज जी, जैसे हम आर्मी के बारे में जानते हैं, पैरामिलिट्रीज के बारे में, पुलिस फोर्स के बारे में जानते हैं, जो इसमें लोग कार्य करते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका रिक्रूटमेंट या उनका सिलेक्शन किस तरह होता है? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। काफी लोगों के मन में इस विषय के बारे में उत्सुकता रहती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सारे के सारे यानी 100% लोग एनडीआरएफ के प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, यानी डेपुटेशन पर। जो केंद्रीय पुलिस बल हैं हमारे, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स, ये जो बल हैं केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी कुछ लोग इनको बोलते हैं, उनसे लोग डेपुटेशन पर यानी प्रतिनियुक्ति पर 7 वर्ष के लिए आते हैं। 7 वर्ष के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, फिर अपने मूल संगठन में ये वापस चले जाते हैं। तो इसमें जो भी लोग आने के इच्छुक होते हैं, सबसे पहले वो विलिंग होने चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, और उनको एक बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है 19 हफ्ते की। उसके बाद अलग अलग तरीके के एडवांस कोर्सेज होते रहते हैं बीच बीच में। उन प्रक्रियाओं से गुजरकर एक अच्छा रेस्क्यूअर हमारा तैयार हो पाता है। भारत जैसा विकासशील और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री है, और यहाँ पर बहुत सारे कारण है, आपदाएं आती रहती हैं, वो चाहे भौगोलिक कारण है या फिर मैन मेड डिजास्टर्स भी आते रहते हैं। भारत में जो आपदाओं का सिनेरियो है उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। भारत की अगर हम पूरा भूगोल पे निगाह डालें तो हम ये पाएंगे कि 3 तरफ हमारे समुद्र है। तो सबसे बड़ी जो आपदा हम संभावित हर समय हमारे पास रहती है वो होती है तूफान से। तो आप ये देखते होंगे कि जब भी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होते हैं या कहीं भी हीट वेव होता है, कहीं पर कोल्ड वेव होता है, कहीं पर एवलॉन्चेज आते हैं, तो यहाँ हर तरीके कहीं भूकंप आता
है, कहीं बाढ़ आती है, तो मानव निर्मित प्राकृतिक या जितने केमिकल डिजास्टर्स होते हैं, तो ये सभी तरीके की जो आपदाएं हैं उनकी संभावना बनी रहती है। अब जो हमारे तटवर्ती इलाके हैं वहां पर साइक्लोन और तूफान वगैरह का अंदेशा ज्यादा होता है। जो हमारे गंगा की यमुना के मैदान है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर बाढ़ का ज्यादा रहता है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स है, एवलांचेस हैं, इस तरीके की घटनाएं ज्यादा होती हैं। भूकंप है, भूकंप आया, उसमें बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह या कभी कभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हो जाती हैं। उन सब में हम त्वरित कार्रवाई करते हुए जब भी हमको कॉल किया जाता है हम अपनी सेवाएं देते हैं। इस समय एनडीआरएफ में कितने लोग कार्यरत होंगे, कितने पर्सनल्स होंगे और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश के लिए 2 बटालियन नियुक्त हैं और एकमात्र उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसमें 2 बटालियन हैं, क्योंकि जितने राज्य हैं उसके हिसाब से अभी इसका एक्सपेंशन हुआ नहीं है एनडीआरएफ का। तो अगर मैं पूरे एनडीआरएफ बल के बारे में बताऊं तो लगभग 18,000 जवान हमारे पूरे देश में डिप्लॉय हैं और तैनात हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि लगभग 2,000 जवान उत्तर प्रदेश की सीमाओं के लिए नियुक्त किए गए हैं। जैसे कोई आपदा घटित होती है, क्या आप स्वतः संज्ञान लेकर उस स्थल पर पहुंचते हैं या आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कॉल किया जाता है? जैसा कि हमारा सूत्र वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, तो हमारे उसमें बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं कि डीएम ने बुलाया नहीं बुलाया, क्या अगर हमारे संज्ञान में अगर खुद आ जाता है तो हम तुरंत ही मूव कर जाते हैं। और इस सब के लिए क्या होता है कि हम मॉक एक्सरसाइजेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लेवल पर भी हम सामंजस्य आपस में बिठाकर हम मॉक एक्सरसाइजेज करते रहते हैं। तो हमारे बीच में और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या जिला प्रशासन है उसके बीच में एक कोऑर्डिनेटेड टास्क होता रहता है। तो उसमें हम अच्छी तरीके से जो हमारे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स है उससे हमारी बटालियन का जो ऑपरेशन सेंटर है वो हर समय कम्युनिकेशन में रहता है। तो कम्युनिकेशन गैप हम कहीं होने नहीं देते हैं। इसके अलावा स्टेट में भी एसडीआरएफ का गठन हो चुका है उत्तर प्रदेश में, जो स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। तो उनके बीच, हमारे बीच और जिला प्रशासन और राज्य के बीच में कहीं किसी भी लेवल पर कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम समय समय पर कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग भी करते रहते हैं और मॉक एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो ये मूल्य नहीं रखता कि हमको किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया, आपदा है और हमारे संज्ञान में आ गया है तो तुरंत हम स्थानीय प्रशासन को सूचित करके खुद भी चले जाते हैं। आपदाएं तो आती रहती हैं, पर जागरूकता के कारण, जागरूकता एक ऐसा हथियार है या एक ऐसा टूल है जिसके कारण हम उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मनोज जी, इस बारे में आपका क्या कहना है और किस तरह एनडीआरएफ जागरूकता के कार्यक्रम करती है? आपने बहुत ही इस चर्चा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे कि हम सड़क पर चलते हैं तो हम जगह जगह लिखा पाते हैं इस वाक्य को। तो जागरूकता के लिए हमारा जो बल है वो बहुत ही ज्यादा सचेत है और बहुत एक्टिवली हम इस चीज को कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे क्षेत्र में हम अधिक से अधिक स्कूलों के साथ एंगेजमेंट करके छोटे बच्चे, जो आज तो बच्चे हैं, आज तो छात्र छात्राएं हैं, लेकिन कल के भावी नागरिक हैं, वो अलग अलग पोजीशंस पर आगे भविष्य में आकर अपने अपने कार्य को अंजाम देंगे, देश की सेवा करेंगे। तो हमने बच्चों को टारगेट किया है। हम अधिक से अधिक स्कूलों को इस अभियान के तहत जोड़ रखे हैं और हमारी जो टीम्स हैं वो जगह जगह जाकर वहाँ पर उनको अवेयर करते हैं और उनको एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। और आपदा आ जाए तो हमको कैसा करना है, क्योंकि कम्युनिटी इज द फर्स्ट रेस्पोंडर। हमारा मानना है कि कोई भी जो बल है, संगठित बल है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या कोई और संस्था हो, वो बाद में पहुंचेगी, लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे वो सबसे पहले फर्स्ट रेस्पोंडर हैं। तो अगर उनको थोड़ा सा इस विषय में जानकारी होगी तो बहुत सारे बहुमूल्य जीवनों को वो बचा सकते हैं। तो हम स्कूलों के बीच में इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। जो हमारे अलग अलग तरीके के स्टेक्स होल्डर हैं, जैसे कि मैं आपको कहूँ उद्योगों में जिसमें जोखिम ज्यादा है, जैसे हमारे इंडियन ऑयल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है, रेलवेज है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या जो और इस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं कि जिसमें थोड़े घातक रसायन का निर्माण होता है या कुछ घातक रसायनों का इस्तेमाल होता है और जिनसे कहीं कोई दुर्घटना होने के बावजूद कि हमको अंदेशा रहता है कि कोई जनहानि हो सकती है, तो उन लोगों के साथ में हम एनटीपीसी के साथ में भी हम अलग अलग तरीके की टेबल टॉप एक्सरसाइजेज और मॉक एक्सरसाइजेज करते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हम जिला प्रशासन के स्तर पर भी उनके
लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, जो जिला प्रशासन में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं या और तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, आपदा मित्र है, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जहां पर भी हमारे को कोई संस्था या एनजीओ या और कोई यूनिवर्सिटीज या और तरीके के संगठन जिसमें कि मैन पावर ज्यादा जुड़ी हुई रहती है, उन संगठनों की तरफ से हमारे पास कभी भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम सहर्ष उसको स्वीकार करके और हम उनके साथ में भी मॉक एक्सरसाइजेज और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो क्षमता है हम उससे ज्यादा कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, लोगों में जागरूकता फैले और कम से कम जन धन की हानि हो, ये हमारा उद्देश्य है और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। शर्मा जी, अभी आपके बल ने अपना स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया। जिस तरह सेना के जवान जो है सीमाओं पर दुर्गम इलाकों में हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी करते हैं जान पर खेलकर, उसी तरह आप भी जब हम देखते हैं कि भयानक बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं जिनको हम टीवी के स्क्रीन पर देखकर एकदम सहम जाते हैं, उसमें भी आप जो है खड़े रहते हैं, तो आपको एक तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं से कि हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपदाओं के प्रति सजग रहें और मुश्किल घड़ी में जब किसी आपदा से आपका सामना होता है तो एक दूसरे का सहयोग करें। बाकी तो एनडीआरएफ आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और हम अपने कर्तव्य निर्वहन करने के लिए कृत संकल्प हैं। आप जब कभी भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई इस तरीके की आपदा ना आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा कुछ होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप हैं, आप सजग रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम सदैव आपके साथ हैं। आप निश्चिंत रहिएगा। यही हमारी आप सबके श्रोताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी बात रखने को मौका दिया, उसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवादी हूँ। जिस्मों पे वर्दी ना कांधे सितारे, जिस्मों पे वर्दी ना कांधे सितारे, ना झंडे झुकेंगे जिक्र पे हमारे, पर जाने सारे की जब बात होगी आगे मिलेंगे कतारों में हम, तो क्या ज़मीं पे रहे ना रहे मुस्कुराएंगे तारों में हम, मुस्कुराएंगे तारों में हम। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तां कहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं। भारत माता की जय। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं।